हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन 3, 4 और 5 के आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन। तो इस सेक्शन में जो क्वेश्चन 3 है उसमें गिव रीजंस हैं कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सेम वे फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो अगेन ये भी एक इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो डिफरेंस करने के लिए या तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं या इनसे आपके कोई तो 1 नंबर, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, ऐसे कोई भी वेटेज के क्वेश्चंस उस पार्ट से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन 3 गिव रीजंस और इसके 4 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में है हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स। तो अगेन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमको हेल्प करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स के पूरे चैप्टर में। तो क्वेश्चन है कि हेलोएरीन्स होते हैं एरोमेटिक हैलाइड्स। तो यहां पे हम फॉर एग्जांपल हम यहां पे क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एरोमेटिक हैलाइड्स लेस रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल जो एल्केन्स के हैलाइड होते हैं, एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, उनके कंपैरिजन में। तो आंसर इसका ये पूरे मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रिएक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। हेलोएरीन्स के रिएक्शंस के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब ये किसी आपके रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो या किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा, सपोज OH माइनस से, तो ये Cl रिमूव होना चाहिए, तभी तो यहां पे कुछ ऐड होके आएगा। या ये रिंग पे किसी पोजीशन पे कोई न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल ऐड होना चाहिए, तो ये रिएक्शन होगी। लेकिन यहां पे क्या प्रॉब्लम है, Cl इजिली रिमूव क्यों नहीं हो पाता है, वो आप देखते हैं कि Cl हैलोजेंस का इलेक्ट्रॉन, इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है, मतलब इनका जो नेचर होता है वो +R होता है। जब आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हो तो हम इनका नेचर कैसा पढ़ते हैं, ये ड्रैग करते हैं अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को और हम -I पढ़ते हैं। लेकिन इस केस में उल्टा है, +R ये अपना लोन पेयर टुवर्ड्स बेंजीन रिंग देगा। तो जब ये अपना ये 2 लोन पेयर यहां पे देगा तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा। जब यहां पे डबल बॉन्ड आएगा तो जो ये वाला कार्बन है ये 2 और 2 4 और 5 बॉन्ड लेके क्या करेगा, ये तो टेट्रावेलेंट होता है। तो व्हाट दिस कार्बन विल डू, ये कार्बन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये लूजली अटैच्ड होते हैं, ये पूरा पेयर यहां पे शिफ्ट कर देगा। मतलब कहां पे, यहां पे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो यहां पे Cl को देखो डबल बॉन्ड मिल गया, डबल बॉन्ड मिल गया, इसका यहां पे एक लोन पेयर कंज्यूम हुआ है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पे ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, यहां से हटके यहां पे आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फिर से वापस जाके यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा। अब यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये वाले कार्बन को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो 2 बॉन्ड Ca हो जाएंगे, 2 बॉन्ड Ca होंगे, एक उसका हाइड्रोजन से भी है 5 बॉन्ड्स, तो फिर से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा, डीलोकलाइज होगा, इसको डीलोकलाइजेशन कहते हैं। ये डीलोकलाइज होकर यहां पे आएगा एंड सो ऑन, ऐसे ये शिफ्ट होता रहेगा। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस Cl क्या एक्वायर करता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर करता है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर का मतलब है कि बॉन्ड एक तो शॉर्ट हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है। तो अब आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे, बहुत मुश्किल होगा ब्रेक करना। तो सो दिस इज द रीजन हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स। लेकिन हेलोएल्केन्स के साथ ऐसा नहीं होता है, बहुत इजिली उसमें जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है। ठीक है, आपके अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड जो लेंथ होता है वो ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड का, तो इजिली रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे सेम जो हमने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो पॉइंट देखते हैं इसमें, वन ऑफ द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन Cl इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग। यस, वो हमने देखा अभी। ठीक है, ड्यू टू रिजोनेंस जो कार्बन और Cl बॉन्ड है एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो Cl पे क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, विच इज स्ट्रॉन्गर, शॉर्टर देन CCl बॉन्ड इन हेलोएल्केन्स के कंपैरिजन में ये शॉर्टर और स्ट्रॉन्गर होता है। हेंस इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक CCl बॉन्ड इन हेलोएरीन्स देन हेलोएल्केन्स। तो ये इसका आंसर होगा। ये जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं ये बहुत सारी जगह हेल्प करते हैं, आपको बहुत जगह आते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। एल्काइल हैलाइड्स कैसे होते हैं, पोलर होते हैं नेचर में, हमको दिखता है ये ऐसे। सपोज एल्काइल हैलाइड है, आप ले लेते हैं एक CH3Cl लिया हमने, तो Cl का नेचर क्या होता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ड्रैग करने का। तो
इसमें स्लाइटली नेगेटिव कैरेक्टर डेवलप होता है, इसमें स्लाइटली पॉजिटिव, ये पोल्स बनाते हैं। तो ये तो पोलर है, इनको तो वाटर में डिजोल्व होना चाहिए, लेकिन ये वाटर में इमिसिबल है, अनसॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं है। तो उसका रीजन देखेंगे। तो उसके रीजन के लिए हमको ये कार्बन चेन पे फोकस करना पड़ता है। तो कार्बन आपका अप्रोक्सीमेटली 6 कार्बन से लॉन्ग जब चेन हो जाती है तो ये कैरेक्टर डोमिनेट कर जाता है। मतलब हाइड्रोकार्बन्स का कैसा नेचर है, इनका नेचर होता है कोवेलेंट नेचर है, नॉन पोलर नेचर है, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इस वाले पार्ट में अगर ये एक लॉन्ग चेन है, यहां पे बना देती हूँ, इफ दिस इज अ लॉन्ग चेन ऐसे और फिर Cl है, तो कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट करेगा? ये वाला डोमिनेट करेगा ना, क्योंकि ये कार्बन भी है, इनके साथ बहुत सारे हाइड्रोजन भी है। तो जब ये वाटर से कनेक्ट होगा तो ये वाटर तो पोलर है और ये नॉन पोलर कैरेक्टर डोमिनेट करेगा। तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये सॉल्युबल नहीं होंगे। तो सो दिस इज द रीजन एल्काइल हैलाइड सॉल्युबल नहीं होते हैं, दो दे आर पोलर इन नेचर। जो लोअर कार्बन वाले होते हैं तो लोअर कार्बन वाले स्लाइटली पार्शियली सॉल्युबल तो होते हैं, लेकिन कंप्लीट सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो आपने क्या याद रखना है इसमें याद रखना है कि एल्काइल हैलाइड का कार्बन वाला जो कार्बन चेन का नेचर होता है वो आपको याद रखना है। एल्काइल हैलाइड्स हैव हाइड्रोकार्बन पार्ट 2 इन दी कंपाउंड विच इज नॉन पोलर। तो इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट नॉन पोलर होता है एंड नॉट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। पोलर नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। अट्रैक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर देन अट्रैक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड वाटर। एक ये चीज भी होती है जब हम सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं कि सपोज दिस इज सॉल्यूट, यहां पे ये सॉल्यूट है, मीन्स इसका जो हाइड्रोजन होगा इससे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। चलो CH3 ले लेते हैं इसको। ये ऐसे दिस इज सॉल्यूट, ये कनेक्टेड है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब जब हमको वाटर में डिसॉल्व करना होता है तो क्या करना पड़ता है हमको? वाटर भी अपने हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी कब होगी? सॉल्युबिलिटी जब होगी कि जब इसका हाइड्रोजन, मतलब ये वाले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। तो ये यहां पे कोई चांस ही नहीं लग रहा है, ये आपस में ही आप अपने हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में ही अपने पोल से कनेक्टेड है यहां पे, ठीक है। मतलब यहां पे जो ये तो डायरेक्ट ये हाइड्रोजन अपना ऐसे डायरेक्टली यूज नहीं करने देगा। तो ये जो बॉन्ड्स होंगे ये ड्यू टू पोल्स, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, नॉट हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो ये अपने डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन से अटैच्ड रहेंगे और ये ब्रेक होके इस मॉलिक्यूल को इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए नहीं जाने देता है। तो ये भी एक रीजन होता है कि सॉल्युबिलिटी नहीं होती है। फिर लास्ट में आप एक्सेप्शन लिख सकते हो कि मींस एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि लोअर जो होते हैं लेस देन 6 कार्बन वो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर ये आप नहीं भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो कहीं कि वो सॉल्युबल होते हैं, तो सॉल्युबल नहीं होते हैं, बस हमको उसका एक्सप्लेनेशन देना। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज कि लोअर मेंबर्स आर ओनली अप टू कार्बन 7 अप टू कार्बन 6 स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। कार्बन 6 से अगर हायर होते हैं तो नहीं होते हैं सॉल्युबल। तो ये सारे ही जो सेक्शन है आज के वीडियो में, सारे क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी ऑलमोस्ट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चैप्टर में दिखेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट बी कैरिड आउट अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। हमको मॉइस्चर नहीं चाहिए, उन कंडीशंस में हम रखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है एक RMgX, ये फॉर्मूले का कंपाउंड। इसमें R कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। यहां पे एग्जांपल के लिए मैंने CH3 लिया है। CH3MgX ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ऐसा नहीं है, कोई भी ग्रुप आप यहां पे ले सकते हो। तो RMgX में R कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है और Mg एंड X यहां पे हैलोजन लेंगे हम, यूजुअली हम Br लेते हैं। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। अब इसकी क्या स्पेशलिटी है? इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये कार्बन आयन प्रोड्यूस करता है। मतलब इस पे अटैच्ड जो एल्काइल ग्रुप है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। यूजुअली कार्बन्स आप देखेंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, उनका नेचर नहीं है नेगेटिव चार्ज होने का। लेकिन इसके केस में अगर हमको कहीं पे एक एक्स्ट्रा एल्काइल ग्रुप नेगेटिव चार्ज वाला लेके जाना है कार्बोकेटायन के पास, तो हम इसको यूज करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। तो अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि अब इसके पास ये एल्काइल ग्रुप है नेगेटिव, तो ये एयर के मॉइस्चर मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये इसके प्लस H को
के साथ चला जाएगा तो CH3 और ये H के साथ जाएगा तो ये मीथेन बना देगा इस केस में, और OH इसके साथ कनेक्ट होके ये ऐसे बाई प्रोडक्ट बनाता है। तो ये क्विकली रिएक्ट करता है। दे रिएक्ट विद वाटर और अदर कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड जो हाइड्रोजन होता है। इस केस में देखो ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच्ड है, ठीक है, इसलिए तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और यहां से ऐसे ब्रेक होके ये दो आयंस बनाएंगे। तो इन केसेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। तो थर्ड पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन है, एल्काइल हैलाइड्स आर जनरली नॉट प्रिपेयर्ड बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। एल्काइल हैलाइड्स को हम हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से भी तो बना सकते हैं। हम क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल किस कंडीशन में फॉर्म होते हैं आप याद रखेंगे, यहां पे लिख देते हैं। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में, एच न्यू भी लिख सकते हैं आप इसको, यूवी भी लिख सकते हैं, और परऑक्साइड अगर है कोई, परऑक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। हमें यहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है। और फ्री रेडिकल होमोलिटिक फिजन से बनते हैं। अगर आपको याद होगा होमोलिटिक फिजन क्या होता है, हेट्रोलिटिक होता है जब आपके एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक के पास चले जाते हैं, तो जिसके पास जाते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जिसके पास नहीं जाते वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ऐसे अगर आपने HCl लिया और आप HCl को ब्रेक कर रहे हो तो इस केस में Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास ले जाएगा इस बॉन्ड के, तो H के पास कुछ नहीं बचेगा, पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने और इसके पास नेगेटिव चार्ज। इसको हम कहते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। लेकिन फ्री रेडिकल्स के केस में क्या होता है, अगर आप यहाँ पे परऑक्साइड लेते हो कोई या आप H न्यू लेते हो तो इसका जो फिजन होगा वो होमोलिटिक फिजन होगा। होमोलिटिक को हम ऐसे एंड सिंगल हुक, ऐसे एंड सिंगल हुक से डिनोट करते हैं, और जो फ्री रेडिकल बनेंगे ऐसे डॉट बनाते हैं इसमें, और Cl डॉट, ठीक है। तो अब फिर से हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो फ्री रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती हैं। वो जब रिएक्शन स्टार्ट करती हैं तो वो चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देती हैं, मींस रिएक्ट करते जाती हैं करते जाती हैं करते जाती हैं जब तक वो सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर देती। तो ऐसा प्रोडक्ट तो हमको नहीं चाहिए, हमको प्रोडक्ट चाहिए होता है अपनी डिजायर्स के अकॉर्डिंग, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे। तो दिस इज द रीजन हम फ्री रेडिकल्स एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं। नंबर 2 रीजन है इसका कि ये जो प्रोडक्ट बनाता है ये वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाता है, अगेन क्योंकि बहुत रिएक्टिव है। तो जो हमको प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो बहुत सारे आइसोमर्स मिल जाते हैं, और उनको सेपरेट करना, मतलब प्योर फॉर्म में लाना जो आइसोमर हमको चाहिए, वो एक बहुत ही आपका टाइम टेकिंग या एक्सपेंसिव वर्क हो जाता है। तो दीज आर द रीजंस, आप इनको ऐसे लिख सकते हैं। फ्री रेडिकल आर वेरी रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स ड्यूरिंग हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, दे गिव अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक, वो मोनो भी बनाते हैं, डाई भी बनाते हैं, पॉलीहैलो एल्केन्स बनाते हैं, which are difficult to separate as pure compound. Free radical halogenation give chain reaction. It continues till all hydrogen atoms in alkanes are replaced by halogen. ये आपने 9th-10th क्लास में ये रिएक्शन देखी भी है कि अगर हम CH4 से स्टार्ट करते हैं और Cl2 ऐड करते हैं तो पहले CH3Cl बनता है, मिथाइल क्लोराइड, उसके बाद फिर से Cl2 इसमें ऐड होता है, फिर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक और Cl आ जाता है, फिर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक और Cl आ जाता है, ये क्लोरोफॉर्म है एंड दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये रिएक्शन चलते हुए एंड तक यहां तक आती है, ठीक है। और अदर देन दीज रिएक्शन भी इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि ये H डॉट दो H के फ्री रेडिकल कंबाइंड होकर H2 बना सकते हैं, फिर से Cl दो फ्री रेडिकल कंबाइंड होकर फिर से Cl2 बना सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये वास्ट पॉसिबिलिटी रखती हैं रिएक्शंस की, इसलिए हम यूज नहीं करते हैं इसको। अब आता है स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझने का, ये स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी होती है इसमें, तो इसको अच्छे से समझेंगे। SN1 SN2 मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनके बीच में हमको डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो इनका पहले मैं ट्रिक बताती हूँ आपको लर्न करने की। तो ट्रिक हम ऐसे लर्न करेंगे, पहले समझते हैं ये दोनों क्या है, फिर मैं ट्रिक बताती हूँ। तो SN2 का जो फुल फॉर्म है वो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर या सेकेंड ऑर्डर। रिपीट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर और फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हम कहते हैं कि जब दोनों कॉन्सेंट्रेशन बोथ ऑफ द रिएक्टेंट्स, सबस्ट्रेट भी और रिएजेंट भी, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे जब रिएक्शन प्रोसीड करने का इफेक्ट पड़ता है,
मतलब रिएक्शन कैसे होगी वो दोनों ही रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो दो पे डिपेंड करेगा तो हम उसको सेकंड ऑर्डर कहते हैं, और एक ही पे डिपेंड करेगा जो मेन सबस्ट्रेट है उस पे डिपेंड करेगा तो हम उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। बाईमॉलिक्यूलर एंड यूनिमॉलिक्यूलर बहुत इजी है। बाईमॉलिक्यूलर जब पार्टिसिपेट 2 मॉलिक्यूल कर रहे हैं, यूनिमॉलिक्यूलर जब पार्टिसिपेशन 1 मॉलिक्यूल का हो रहा है, तो वो हमको रिएक्शन में दिखेगा भी। चलिए अब है ट्रिक लर्न करने का। देखो यहाँ पे 2 लिखा है, जो 2 वाली रिएक्शन है वो हमेशा हर चीज 1-1 फेवर करेगी। देखो SN2 है, ये 1-1 को फेवर कर रही है, मतलब इसमें एक ही स्टेप होता है। ये 1 डिग्री कार्बन को प्रिफर करती है रिएक्शन के लिए। यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 का उल्टा मीन्स इसके ऑपोजिट एकदम। ये 1 है तो ये 3 डिग्री को फेवर करता है, और जो इसके स्टेप होते हैं वो 2 स्टेप होते हैं। ठीक है, तो 2 का 1 स्टेप होता है, 1 के लिए 2 स्टेप होते हैं। 2 के लिए 1 फेवर करता है, 1 के लिए 3 फेवर करता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम सीरीज में पढ़ते हैं इसको सीक्वेंस में। काइनेटिक्स सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, ये बता दिया आपको। मॉलिक्यूलैरिटी बाईमॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर, नंबर ऑफ स्टेप्स, इसमें 1 स्टेप रिएक्शन है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। कैसे, साथ में देख भी लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, हमने लिखा हुआ यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड का। देखो 1 स्टेप रिएक्शन है, ये यहां से स्टार्ट हो रही है। मुझे जगह नहीं मिली इसलिए मैंने नीचे की तरफ एरो किया है। आप नोट्स बनाएंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, यहाँ पे तो ये मिथाइल ब्रोमाइड है, OH माइनस आया, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इसमें बैकवर्ड अटैक होता है, इसीलिए हम इसमें 1 डिग्री कार्बन को प्रिफर करते हैं। अब आपको समझ आया होगा कि हम 1 डिग्री कार्बन क्यों प्रिफर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस बैकवर्ड अटैक करता है। अगर ये 3 डिग्री कार्बन होता तो आप इमेजिन करो, देखो यहाँ पे CH3 होता, CH3 होता, CH3 होता, तो कितने सारे यहाँ पे एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स का क्राउड होता। तो OH माइनस जब आता तो इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते, उसको रिएक्शन नहीं हो पाती। सो दिस इज द रीजन। ठीक है, तो ये 1 स्टेप रिएक्शन है। देखो यहां से स्टार्ट होगी, OH माइनस ने इसमें अटैक किया, और इसकी स्पेशलिटी है ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, मतलब इसमें इंटरमीडिएट स्टेज बनती है। ठीक है, यहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये इसकी स्पेशलिटी है। तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ये ट्रांजिशन का मतलब कि OH इसमें ऐड होने जा रहा है और Br इससे इट इज अबाउट टू लीव। तो दिस, ये जो Br है, Br यहां से रिमूव हो रहा है और हमको ये मिल जाएगा। तो फिर एक और चीज हम नोटिस करेंगे रिगार्डिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री कि यहाँ पे हमने जब स्टार्ट किया था तो Br किस साइड था, Br था राइट साइड। ठीक है, डेक्स्ट्रो है ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली, अभी क्योंकि अभी ये वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसका सेंटर यहाँ पे कार्बन क्योंकि सिमेट्री है। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये स्टार्ट कर रहा है कैसे, ये स्टार्ट कर रहा है लेफ्ट साइड से, सॉरी मीन्स Br है राइट साइड, और जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है उसमें फंक्शनल ग्रुप किस साइड है, वो है लेफ्ट साइड। तो इसमें इन्वर्जन हो रहा है, स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये इन्वर्ट हो रहा है, मॉलिक्यूल उल्टा हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है इसमें। तो ये भी इसका स्पेशलिटी है। SN1 में नहीं होता, यहाँ पे H लिख देते हैं। ठीक है, तो अब फिर से एक बार रिपीट करते हैं। यहाँ पे आ गए थे हम, इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट, इसमें बीच में कोई कार्बोकेटायन वगैरह नहीं बन रहा है। ओनली डायरेक्शन ऑफ अटैक क्या है, ओनली बैक साइड अटैक। तो यस, बैक साइड अटैक हो रहा है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इफ ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो हम उसको इन्वर्जन कहते हैं कि ये SN2 जो मैकेनिज्म है इसमें इन्वर्जन होता है, एंड दिस इज द एग्जांपल। ये एग्जांपल आपको लिखना है। फिर हम SN1 को समझते हैं स्टार्टिंग से। SN1 फर्स्ट ऑर्डर यूनिमॉलिक्यूलर 2 स्टेप रिएक्शन। कैसे है 2 स्टेप, अब यहां से देखते हैं। देखो इसमें होता है स्टेप 1 जिसमें कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है, मतलब इसमें इंटरमीडिएट बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा था कार्बोकेटायन, इसमें इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, इसमें ट्रांजिशन फेज बन रहा है, लेकिन इसमें ट्रांजिशन नहीं बनता है। एक पॉइंट वो भी ऐड कर सकते हो आप। तो स्टेप 1 में आपने देखा, देखो स्टेप 1 में क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बनेगा, और स्टेप 2 में वो कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा। तो यहां पे सेकंड स्टेप लिख भी सकते हो आप, न्यूक्लियोफिलिक अटैक लिख लेते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में होता है कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। ऐसे आपको याद रहेगा। तो इसमें ये कार्बोकेटायन बना यहां पे, और यहां से OH माइनस इस पे ऐड होके ऐसे।
अब एक और चीज है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाए हैं ये फ्लाइंग वेज के अकॉर्डिंग बनाए हैं। ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे बोल्ड लाइंस ऐसे वाली, फिर डॉट 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 वाली लाइंस, ये 3D मॉलिक्यूल के 3D स्ट्रक्चर को शो करता है। इनको हम फ्लाइंग वेज फॉर्मूला कहते हैं। तो SN2 क्योंकि इन्वर्जन्स देता है, तो इसके रिएक्शन में तो अगर आप ऐसे फ्लाइंग वेज के साथ बनाओगे तो ठीक है, ओके है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है, इसमें आप नहीं भी बना सकते। मतलब आप प्रैक्टिस के लिए ये सारे मॉलिक्यूल्स को नॉर्मल मॉलिक्यूल लेके रिएक्शन करके लर्न करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे ये सब इसके चक्कर में रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। सो नो, दिस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे आप नॉर्मल CH3Br लेके रिएक्शन लिखेंगे। नॉर्मल CH3Br तो फिर कितना छोटा मॉलिक्यूल हो जाता है, प्लस OH माइनस को यहां से अटैक कराया, सेम वे इसके साथ भी ये सब एक छोटा सा मॉलिक्यूल दिखेगा आपको यहाँ पे, CH3 होल थ्राइस C पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे लिखना है। तो बाकी इसमें बचा, यस हम इसमें टर्शरी लेते हैं। अभी देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम टर्शरी क्यों लेते हैं। देखो टर्शरी इसलिए लेते हैं कि टर्शरी कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। कार्बोकेटायन के ऑर्डर मालूम है ना आपको, कि टर्शरी कार्बोकेटायन is most stable, then secondary carbocation, then primary carbocation. This is the order. Intermediate involve होता है, intermediate है carbocation, front side होता है मोस्टली अटैक इसमें, एंड रेसिमाइजेशन होता है। रेसिमाइजेशन एक टर्म है ऑप्टिकल आइसोमर्स का, इसका मतलब होता है मिक्सचर, मीन्स प्लस माइनस आपके आइसोमर्स का मिक्सचर, मतलब दो ओरिएंटेशन का मिक्सचर, उसको हम कहते हैं रेसिमाइजेशन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन 2-chlorobutain। तो सबसे पहले आप 2-chlorobutain का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऐसे स्ट्रक्चर की बात कर रही हूं मैं, तो अपना लर्न करने के लिए आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाने हैं, और इतने से ये काम हो जाता है। आपको ये फ्लाइंग वेज बनाने का बार बार जरूरत नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर बनाना है आपने पहले 2-chlorobutain का, जहां पे आप हैलोजन देखेंगे जिस कार्बन पे, उस कार्बन को रेफरेंस मान के चेक करेंगे आप लेफ्ट राइट अप डाउन की इसके पास क्या एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। तो इस केस में देखो हमको साफ दिख रहा है यहाँ पे कि ये कार्बन के पास ऑल दी 4 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिफरेंट। इसका मतलब ये एसिमेट्रिकल सेंटर है। एसिमेट्रिकल सेंटर पे हम ऐसे स्टार लगाते हैं और इसको हम कायरल सेंटर कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल अगर सिमेट्री होगी तो शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, वो हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, कि जब कोई कंपाउंड का जो मिरर इमेज होती है, इफ दैट मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे को इम्पोज ना करें। ठीक है, जैसे देखो, जैसे अगर ये कोई बॉल है और ये आपने मिरर में देखा इस बॉल को, तो कैसे दिखेगी, ये बॉल ऐसे ही दिखेगी। अब आप उठा के इस बॉल को अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको सुपर इम्पोज करेगा। इसको हम कहते हैं सुपर इम्पोज करना। लेकिन अगर जैसे आपके हाथ हैं, ठीक है, तो हाथ है आपके, तो अगर आप अपने हैंड से मिरर में दिखा रहे हो, तो जो इमेज आपको दिखेगी मिरर में, उसको अगर आप सुपर इम्पोज करेंगे तो वो सुपर इम्पोज नहीं होगी, क्योंकि वो अनसिमेट्रिकल है। तो ये होता है सुपर इम्पोज। फिर इसका आंसर आप लिखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो कर रहा है ये मॉलिक्यूल। तो पहले आपने ऐसे बनाना, ड्रॉ करना है। अगेन फ्लाइंग वेज बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है, आप नॉर्मल लाइंस बना के भी इसको कर सकते हैं। तो ये कि when stereomers have different arrangement of group atoms around the chiral atom is called optical isomers। ठीक है, सेकंड है, अब इस केस में क्या हो रहा है, 2-chlorobutain हैज एसिमेट्रिकल, इसके पास एक कायरल सेंटर है, इसके पास कायरल सेंटर है, इसलिए इट्स मिरर इमेज कैन नॉट सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोजिबल विद ईच अदर, हेंस इट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो क्योंकि छोटा, ये 2 मार्क्स का आपका वेटेज का क्वेश्चन होगा, तो आप इसमें इतना लिखेंगे, ऐसे डिस्क्राइब करेंगे। आप यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन डिस्क्राइब करेंगे, फिर उस डेफिनेशन को आप इससे रिलेट करेंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कवर किया 3rd क्वेश्चन, उसके 4 पार्ट्स, एंड 4th एंड 5th क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 6th क्वेश्चन जिसमें कन्वर्जेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपलोड करने वाली हूँ। तो आप अलर्ट्स के लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसको प्रेस करिए। बेल आइकॉन है उसके बगल में, उसको प्रेस करिए, जिससे आपको अलर्ट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।